हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनपीएस, जिन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, एनपीए और सरफासी एक्ट, इन दोनों के बारे में जानेंगे। ओके, शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है? अब आप ऐसे समझिए, जो हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि वो पैसा बैंक हमें कभी भी दे सकता है जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो बैंक का एसेट नहीं है, वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। मतलब एक तरह से बैंक के ऊपर कर्ज है या बैंक के ऊपर उधारी है कि डिपॉजिटर कभी भी अपना पैसा मांग सकता है। बैंक का एसेट या बैंक के फायदे वाली चीज़ें क्या है? जो बैंक लोन देता है, लोगों को लोन देगा, उससे बैंक इंटरेस्ट अर्न करके अपनी कमाई करेगा, तो वो बैंक का एसेट होता है। अब वो एसेट परफॉर्म कर रहा है, मतलब हमने लोन लिया, हम प्रॉपरली टाइम से वो लोन बैंक को वापस कर रहे हैं। बट अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे या अगर हम वो पैसा बैंक को वापस नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उस केस में वो लोन नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। कैसे होगा, बैंक उसका क्या करेगा, उसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी पर्सन अगर 90 डेज तक अपना लोन वापस नहीं करता है, पूरे लोन की बात नहीं कर रहे हैं, ईएमआईस की बात कर रहे हैं, ओके। अगर 90 डेज तक लोन वापस नहीं करता है, उसको एनपीए बोला जाता है। 3 महीना नहीं है, 90 डेज है, ये फर्क बहुत अच्छे से याद रखना। दिस इज 90 डेज, नॉट 3 मंथ्स। 90 डेज की यहां बात हो रही है। जब इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल अगर 90 डेज से ज़्यादा के लिए ओवर ड्यू हो जाता है, तब वो एनपीए कहलाता है। इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कुछ भी, मतलब आपको पूरी ईएमआई देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ईएमआई हर महीने की 10,000 रुपये है, तो आपको हर महीने 10,000 रुपये देने हैं। अब 10,000 में हो सकता है कि 5,000 प्रिंसिपल हो, 6,000 इंटरेस्ट हो। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने में आपको 30,000 देने हैं, हर महीने के हिसाब से देने हैं। अगर आपने एक महीने का पैसा नहीं दिया, तो दूसरे महीने उस पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे महीने आपने 20,000 रुपये दिए और बैंक को बोला कि मैं तो 2 महीने के इकट्ठे दे दिए। नहीं, उस पर और एक महीने का इंटरेस्ट है। तो पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको वापस करना होता है। अगर पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस नहीं हुआ, कुछ पार्ट भी अगर उसको ओवरड्यू हुआ 90 डेज के लिए, तो आप एनपीए कहलाएंगे। अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट हमने क्या देखा था? आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? आपने पैसा निकाला, फॉर एग्जाम्पल हम उसी की बात करते हैं, 30 लाख की लिमिट थी, 1 लाख रुपए आपने निकाले, बट 90 डेज तक वो 1 लाख रुपए आपने पूरे वापस नहीं करे। हो सकता है आपने 90 डेज तक 5,000, 10,000, 20,000 करके कुछ पैसा जमा कर दिया, बट पूरा 1 लाख नहीं गया, तो उस केस में वो एनपीए कहलाएगा। इफ एन अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, the account will be treated as NPA or the non-performing asset. Bill remains overdue for more than 90 days in case of bill discounted. बिल डिस्काउंटेड अब एज सच बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं, बट ये भी एक टर्मिनोलॉजी होती है, हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अगर 90 डेज से ज़्यादा के लिए बिल डिस्काउंटेड ओवरड्यू होते हैं, तो वो भी एनपीए कहलाते हैं। इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू। अच्छा, जब एग्रीकल्चर लोन होता है ना, तो वो क्रॉप सीजन के हिसाब से होता है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप है, तो 2 क्रॉप सीजन के लिए उसका इंटरेस्ट या उसका प्रिंसिपल ओवरड्यू है। और अगर एक, मतलब अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप है, तो एक क्रॉप सीजन की बात होती है। ओके, एसेट क्लासिफिकेशन। तो इससे पहले हम पिछली स्लाइड को ही अभी थोड़ा समझते हैं। अगर हमारे पास एनपीए हो गया, ऐसा तो है नहीं ना कि आज अकाउंट है और कल एनपीए हो गया, 3 महीने का टाइम भी तो है। तो आज से लेके उन 3 महीने तक का क्या होगा? पहली किस्त ड्यू हुई, दूसरी किस्त ड्यू हुई, तीसरी किस्त ड्यू हुई, इस टाइम पीरियड पे अकाउंट का क्या होगा? तो ये जो अकाउंट्स होते हैं वो एसेट्स होते हैं बैंक के, जो भी लोन दिए हैं उन्हें अलग अलग तरीके से बैंक अपने सिस्टम में क्लासीफाई करता है। क्लासिफिकेशन के लिए जो चीज़ होती है वो होती है IRACP, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, IRACP। ये आरबीआई के रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, सर्कुलर होता है बैंकों का, जिसके हिसाब से बैंक अपने एसेट्स को क्लासिफाई करता है। ओके। स्टैंडर्ड एसेट्स, अगर हम रेगुलरली अपने लोन की इंस्टॉलमेंट देते हैं या जिस भी लोन से रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स आ रही होती है, वो स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है।
स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं 3 तरह के, SMA 0, SMA 1, SMA 2। जब पहली किस्त ड्यू हुई, फर्स्ट ड्यू जब हुआ लोन की इंस्टॉलमेंट का, आपको 1 तारीख से किस्त बनती है, आपको हर 1 तारीख पे किस्त देनी है, ठीक है। मार्च तक आपने किस्त रेगुलर दी, 1 अप्रैल को आपने किस्त नहीं दी, तो 1 अप्रैल को आपने जब किस्त नहीं दी, उस केस में आप SMA 0 हो जाओगे, ठीक है, SMA 0। दूसरी किस्त आपकी ड्यू हुई, जब सेकंड ड्यू हो जाएगी, उस केस में आप SMA 1 हो जाओगे। जब तीसरी भी ड्यू हो जाएगी, उस केस में आप SMA 2 कहलाओगे। अब तीसरी भी ड्यू हो गई है, हमने ये नहीं कहा कि 90 डेज की ड्यू है, 90 डेज ओवर ड्यू की बात करते हैं। जब तीसरी किस्त भी ड्यू हो जाती है, उस समय आप SMA 2 हो जाते हो। फिर उसके 1 महीने बाद, आप NPA कहलाओगे। मतलब 1 तारीख से आपका 30 तारीख तक का महीना हुआ, अब आपको 1 तारीख को लोन देना है, ठीक है। अप्रैल को आपको 1 अप्रैल को किस्त देनी थी, आपने नहीं दी, 30 अप्रैल तक आप SMA 0 कहलाओगे। 1 मई से SMA 1 हो गए। फिर 31 मई से, क्योंकि यहाँ महीने की बात नहीं है, नंबर ऑफ डेज की बात है, 31 मई से आप SMA 2 कहलाओगे। SMA 2 होते होते आपको जब 30 जून हो जाएगा, 30 जून तक आपका पैसा नहीं आया, वहां पे आप NPA कहलाओगे। ये चीज क्लियर हुई? आई होप हो गई हो। नहीं हुई तो आप लोग प्लीज कमेंट्स में या टेलीग्राम पे मेरे से पूछिएगा, मैं वहां पे फर्दर आपको शायद समझा पाऊंगा। जब टोटल 90 डेज का ओवर ड्यू होता है, दिस इज टोटल 90 डेज ओवर ड्यू। टोटल 90 डेज का जब ओवर ड्यू होता है, उस केस में अकाउंट NPA कहलाता है। जब अकाउंट NPA चल रहा है ना, अब जून में 30 जून को हमारा NPA हो गया था, जुलाई में भी, अगस्त में भी, इस तरह से करते करते नेक्स्ट ईयर का आ गया अप्रैल मई जून। तो पूरे 1 साल तक, जब तक उसे 12 महीने नहीं हो जाते हैं NPA अकाउंट को, वो सब स्टैंडर्ड अकाउंट कहलाता है। वो NPA अकाउंट जिसे NPA हुए 12 महीने तक का टाइम नहीं हुआ है, पूरे 12 महीने नहीं हुए हैं, वो सब स्टैंडर्ड अकाउंट कहलाता है। होता NPA ही है, NPA के अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है। जब उसे 12 महीने पूरे हो जाएंगे, उस केस में ये डाउटफुल बनेगा। मतलब जो NPA 1 साल का पुराना NPA हो गया, उसे हम डाउटफुल बोलेंगे। अब डाउटफुल में 3 कैटेगरीज होती हैं, डाउटफुल, डाउटफुल 1 to 3 ईयर्स और डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स। इसे हम लोग D1, D2 और D3 बोलते हैं। डाउटफुल 1 जो मतलब हमारा 1 साल तक का, मतलब जिसे डाउटफुल अभी 12 महीने होने के बाद पहला साल चल रहा है उसका डाउटफुल होने पर। D2 या डाउटफुल 2 जिसे डाउटफुल हुए 1 साल हो गया है, बट अभी 3 साल तक का ही टाइम है उसका। और 3 साल जिसे डाउटफुल हुए हो जाता है, वो हमारा D3 कहलाता है, या फिर डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स। क्योंकि जब इसको 3 साल से भी ज़्यादा हो जाता है ना, तो एक टाइम पर बैंक को लगता है कि अब इससे पैसा नहीं आ पाएगा, या इससे हम पैसा नहीं रिकवर कर सकते हैं। उस केस में उसे लॉस एसेट बोल दिया जाता है। अ डाउटफुल एसेट बिकम्स लॉस एसेट when the bank or an external authority concludes that the loan is no longer collectible even if some security technically exists। बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी है, मे बी गाड़ी के कागज हो, मे बी घर के कागज हो, बट बैंक को लगता है कि अब वो किसी भी तरह वापस नहीं ले सकता है उससे, तो उस केस में वो डाउटफुल एसेट को लॉस एसेट बना के अपने बुक्स में क्लासिफाई कर देगा। ये था हमारा एसेट क्लासिफिकेशन। इसके बाद जब वो डाउटफुल एसेट लॉस एसेट बन गया, फिर बैंक फर्दर रिकवरी प्रोसेस शुरू करेगा। उससे पहले जब तक लॉस एसेट क्लासिफाई नहीं कर रहा है, बैंक उसे बोलेगा, उसे नोटिस देगा, उसे रिक्वेस्ट करेगा, कोई श्योरिटी होगा तो श्योरिटी के थ्रू बोलेगा, कॉल करेगा कि भैया पैसा दे दो, पैसा दे दो। बट रिकवरी प्रोसेस एक्चुअल में जो लीगल प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू नहीं होता है, वो अब लॉस एसेट के बाद शुरू होगा। हो सकता है बैंक पहले ही उसे लॉस एसेट डिक्लेयर कर दे, या कस्टमर ही बोल दे कि नहीं भैया मैं दे ही नहीं सकता, उस केस में तो वो प्रोसेस पहले ही शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। इस प्रोसेस के लिए साल 2002 में आया था सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट बैंकों के हाथ में एक बहुत बड़ा टूल है, जिसकी हेल्प से वो अपनी रिकवरीज करते हैं, ठीक है। सरफाइसी की फुल फॉर्म सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest। ठीक है, ये सरफाइसी की फुल फॉर्म है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एनफोर्समेंट से ही हमें समझ आ जाता है कि कुछ लीगल झमेला है इसके अंदर।
क्या होता है इसके अंदर? अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास दो तरीके होते हैं। पहला, अगर किसी इंडिविजुअल का है, मान लीजिए आपने अपने घर के अगेंस्ट लोन लिया, तो बैंक आपके घर का पोजेशन ले सकता है, प्रॉपर्टी को बेच सकता है, प्रॉपर्टी को लीज आउट कर सकता है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया, कंपनी के लिए, तो बैंक क्या करेगा? बिजनेस टेक ओवर कर सकता है, जो बिजनेस का मैनेजमेंट है वो बैंक संभालेगा फिर। तो दो तरीके होते हैं। अगर कोई बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक किस तरह से अपनी रिकवरी करेगा उसके लिए। कौन से लोन इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं? जिन लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 लाख रुपए तक का होता है। अगर आपका आउटस्टैंडिंग सिर्फ 1 लाख रुपए तक का है, मान लीजिए आपने 20 लाख लोन लिया, 30 लाख लोन लिया, बाकी लोन आपने दे दिया, लास्ट का 1 लाख रुपए बचा हुआ है, तो उस केस में बैंक सरफासी के लिए नहीं बोलेगा, या फिर सरफासी उस केस में एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि उस 1 लाख रुपए के लिए आपका घर नहीं बेचा जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड बेची नहीं जा सकती है, इसलिए मतलब बैंक एग्रीकल्चर लैंड नहीं बेच सकता, इसलिए वो भी सरफासी एक्ट में एलिजिबल नहीं है। जहां पे अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, मतलब आपने ऑलमोस्ट 80% लोन वापस कर दिया है, 85% लोन वापस कर दिया है, बट 20% ही बचा है। उस केस में माना जाता है कि 20% के लिए ना तो आपका बिजनेस टेक ओवर किया जाएगा, ना ही आपकी प्रॉपर्टी बेची जाएगी। बैंक दूसरे तरीकों से आपसे रिक्वेस्ट करके, आपको धमका के, आपको नोटिस से डरा कर बैंक आपका लोन वापस करने के लिए आपको फोर्स करने की कोशिश करेगा। बट इसमें होगा क्या आगे? अगर ऐसा नहीं होता है, या फिर बैंक को सरफासी एक्ट के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी से अपना अमाउंट रिकवर करना है, तो बैंक सबसे पहले आपको एक नोटिस देगा 60 डेज पहले। ठीक है, 60 डेज पहले एक नोटिस आएगा आपके पास। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रोसेस जाता है डीआरटी। डीआरटी होते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और अगर डीआरटी के फैसले से आप सहमत नहीं है या बैंक सहमत नहीं है, तो इसकी अपील करने के लिए होता है डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल। तो ये दो ट्रिब्यूनल होते हैं जहां पे सरफासी एक्ट के अंदर केसेस होते हैं। पहला डीआरटी, दूसरा डीआरएटी। डीआरएटी डीआरटी के फैसले के अगेंस्ट अपील करने के लिए एक प्रोसेस होता है। तो बैंक क्या करेगा? डीआरटी से एक स्टे ऑर्डर लेकर आएगा। सॉरी, आप क्या करोगे? आप डीआरटी से एक स्टे ऑर्डर लेकर आओगे बैंक के पास। बैंक ने तो आपको 60 दिन पहले नोटिस दे दिया कि आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर दी जाएगी, तो उसके अगेंस्ट आप स्टे ऑर्डर लेकर आओगे डीआरटी से। इंडिया में कितने डीआरटीज हैं? 39 डीआरटीज हैं इंडिया में। टोटल 39 डीआरटीज आर देयर इन इंडिया। अगर बोरोवर हैप्पी नहीं है डीआरटी के डिसीजन से, या डीआरटी ने ये स्टे ऑर्डर नहीं दिया, तो वो डीआरएटी जाएगा। डीआरएटी इंडिया में 5 हैं, 5 डीआरएटीज हैं, 39 डीआरटीज हैं। अगर बोरोवर डीआरटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, या डीआरटी ने बोरोवर के फेवर में डिसीजन नहीं दिया, तो वो डीआरएटी जाएगा। डीआरएटी में क्या होगा? नोटिस बिफोर पोजेशन बैंक ने आपको भेजा है 60 डेज से पहले। सरफासी एक्ट में बैंक के पास पावर्स हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी पे पोजेशन कर लेगा, बट उससे 60 डेज पहले बैंक आपको नोटिस देगा। अब आपको जो काम करना है उन्हीं 60 डेज में करना है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर, नोटिस की डेट के 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपना रिप्लाई देना पड़ेगा। और डीआरटी पहुंचने के लिए आपके पास 45 डेज हैं, क्योंकि लास्ट के 15 दिन भी आपके बचेंगे। डीआरटी पहुंचने के लिए आपके पास 45 डेज हैं। डीआरएटी अगर आपने अपील करना है, तो आपको 30 दिन पहले डीआरएटी में अपील करना पड़ेगा, और डीआरएटी जाने के लिए आपको बचे हुए अमाउंट का एटलीस्ट 50% डिपॉजिट करना पड़ेगा डीआरएटी के साथ में, तभी आप डीआरएटी में अपील कर पाएंगे, अदरवाइज डीआरएटी अपील एक्सेप्ट नहीं करेगा। 30 दिन पहले, पहले तो बैंक ने 60 दिन पहले आपको नोटिस दिया, उससे 30 दिन पहले बैंक फिर देगा, मतलब जो 60 दिन थे आपकी प्रॉपर्टी पोजेशन के, अब प्रॉपर्टी पोजेशन में 30 दिन बचे हैं, तो बैंक यहां फिर आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड देगा कि अब आप अपने ड्यूज क्लियर कीजिए, वरना हम 30 दिन में आपकी प्रॉपर्टी के पोजेशन ले लेंगे। ये जो 60 और 30 दिन के बीच का गैप हुआ, इसी में ही या तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक से बोलेंगे नहीं हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है, हम पैसा जमा कर देंगे, अभी कोई दिक्कत हो गई है, बैंक मान जाता तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको उसी बीच में डीआरटी भी जाना पड़ेगा। डीआरटी नहीं मानता तो आपको डीआरएटी भी उसी बीच में जाना पड़ेगा। ओके। और बैंक फिर उसके बाद पब्लिक नोटिस देगा 2 न्यूज़पेपर्स में कि आपकी ये प्रॉपर्टी का बैंक पोजेशन ले रहा है और बैंक उसे नीलाम कर रहा है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सरफासी एक्ट के अंदर बैंक ऑक्शन करते हैं, लोग खरीदते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख, बैंक को आपसे लेने हैं 30 लाख रुपए। अब बैंक ने 50 लाख रुपए में आपकी प्रॉपर्टी बेच दी,
तो जो बचा हुआ 20 लाख है वो ऐसा नहीं है कि बैंक रख लेगा, बैंक उसमें से अपने लीगल एक्सपेंसेस काट के बचा हुआ पैसा आपको दे देगा। अब आप उस पैसे का कुछ भी करो, घर तो आपका चला गया। बैंक सिर्फ अपना पैसा आपसे रिकवर करता है, उससे एक्स्ट्रा जो भी है वो बैंक आपको पकड़ा देगा। ठीक है, तो ये था हमारा एनपीए और सरफासी एक्ट से रिलेटेड। इंटरव्यू में दोनों ही चीजें डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती हैं, रिटन एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी इंटरव्यू के लिए जरूरी है, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के जो इंटरव्यूज होंगे उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, जो ये सेल कंफर्मेशन होगी ना, एक ही पॉइंट रह गया, जो सेल कंफर्मेशन होगी कब, आपके ऑक्शन में। तो अब मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी बिक गई और मैं उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं, मैंने ऑक्शन में कर दिया, तो जितने की भी मैंने नीलामी लगाई और मैं जीता उस बिड को, उसका 25% मेरे को डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। बचा हुआ पैसा मुझे 15 दिन के बाद, मतलब विद इन 15 डेज बैंक को जमा करना होगा। ये कंडीशन होती है सेल कंफर्मेशन के लिए। ओके, तो कभी किसी लोन को डिफॉल्ट मत करना, लोन डिफॉल्ट करोगे आपका सिबिल स्कोर बिगड़ेगा। और आप जब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप खुद फाइनेंशियली इंटीग्रेट, आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, तो आप एक अच्छे बैंकर कभी नहीं बन पाएंगे। एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।